सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 3। मतलब अभी जो बाकी के जितने भी चैप्टर्स बचे हैं उसी के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आगे के जो 2 पार्ट्स थे वो भी आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस पार्ट। तो यहाँ पे पार्ट 3 में अभी फाइनली जब हम बुक की एंड की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पे हम फाइनली समराइज करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हावर्ड मार्क्स ने जो चैप्टर का टाइटल दिया है वो है पुटिंग इट ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे जब वो इस बारे में बात करते हैं तो यहाँ से अभी थोड़ा थोड़ा समरी वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ अ बुल मार्केट के बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्कस किया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे सेम चीज़ जो है वो एक ट्रेंड वॉचिंग करके एक बुक आई थी, रॉन इंसाना ने जो लिखी थी। आई थिंक बुक जो है वो बहुत पुरानी है। तो अगर यहाँ पे ये बुक के अगर आप पढ़ते हो तो वहाँ पे भी ये सेम, मतलब सेम नहीं तो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे पहला स्टेज क्या है बुल मार्केट का। तो बुल मार्केट का पहला स्टेज है कि बहुत ही कम लोगों को ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। मतलब हम एक तरह से ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब भी किसी बुल मार्केट की शुरुआत होती है तो उससे पहले मतलब जो बेयर मार्केट था उसका एकदम ही आखिरी वाला पॉइंट जो है वहाँ पे आ जाता है और उसी स्टेज से धीरे धीरे करके बुल मार्केट की शुरुआत होती है। तो वो जब आखिरी स्टेज होता है ना बेयर मार्केट वाला, तो वहाँ पे जो पेसिमिज्म का लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो उसी टाइम पे बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं कि जिसको लगता है कि नहीं, इससे अब ख़राब कुछ हो नहीं सकता, यहाँ से सिचुएशन जो है वो बेटर ही होगी। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं और उस टाइम पे वो लोग शेयर्स खरीदना स्टार्ट करते हैं। फिर ये हो गया पहला स्टेज। पर दूसरा स्टेज में क्या होता है कि जैसे पहले स्टेज में कुछ सिलेक्टेड लोगों को लगा था कि नहीं, यहाँ से जो सिचुएशन जो है वो अच्छी होने वाली है, जबकि सेकंड स्टेज में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को एक ऐसा लगने लगता है कि नहीं, अब सिचुएशन जो है वो एक्चुअली में इम्प्रूव हो रही है और फ्यूचर में जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। तो लाओ हम भी शेयर बाय करते हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब यहाँ पे बाय करने आ जाते हैं और सिचुएशन ऐसा नहीं है कि इम्प्रूव नहीं हो रही, इम्प्रूव हो रही है। बट यहाँ पे थर्ड स्टेज में ऐसा होता है कि ऑलमोस्ट एवरीवन जो होता है, जो ऑलमोस्ट लास्ट बेयर जो होता है ना, वो भी बोलता है कि नहीं अब तो हो गया, अब तो ये मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाने वाला है। वो होता है थर्ड स्टेज की जहाँ पे ऑलमोस्ट एवरी सिंगल गाय इन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू इन्वेस्ट। तो ये होता है 3 स्टेजेस ऑफ बुल मार्केट जो है वो यहाँ पे हमें हावर्ड मार्क्स ने डिस्कस किए हैं इस बुक के अंदर। और यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ ये भी बताया है कि जब भी मतलब एक इन्वेस्टर होता है तो उसका काम क्या है। जब भी वो स्टॉक मार्केट में या तो किसी भी एसेट क्लास में अगर वो पैसा लगाता है, पैसे को इन्वेस्ट करता है, तो उसका काम क्या है। जॉब ऑफ एन इन्वेस्टर इज़ टू डील विथ एसेट प्राइसेस। मतलब हम कितना भी पी रेशियो ये सारी चीज़ें हम देख ले, वैल्यूएशन देख ले, बट अल्टीमेटली जो एक एसेट के जो प्राइस है, क्या आप उसको सही दाम पे परचेस कर रहे हो कि नहीं, और आपका जजमेंट कैसा है उस टाइम पे, वो ही डिसाइड करेगा कि आप एज एन इन्वेस्टर सक्सीड करोगे कि नहीं। तो यहाँ पे हावर्ड मार्क्स हमें यही एक मैसेज हमें यहाँ पे देना चाहते हैं। फिर वो ये भी बोलते हैं कि जब भी हम किसी भी स्टॉक में या तो किसी भी जगह पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो कैसे हैं, प्लस एक जो टेक्निकल, जैसे अभी मतलब जो चार्टिंग वगैरह हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारे कैंडल्स देखते हैं लोग, 1 मिनट वाले, 5 मिनट वाले, एक आई मीन आवरली और फिर मंथली, वीकली, ऐसी कैंडल्स के ऊपर वो जो हेड एंड शोल्डर वो सब चार्ट्स वगैरह देखते हैं, राइट। तो वो जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट है। मतलब जब भी हम किसी कैंडल के बारे में बात करते हैं तो वो हमें क्या दिखाता है कि वो 1 मिनट या तो 1 घंटे के अंदर जो इन्वेस्टर्स के जो इमोशंस थे, मतलब वो ग्रीड भी हो सकता है, वो फियर भी हो सकता है, वो क्या हो उसका जो एक अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहता है ना, वो हमें उस एक स्पेसिफिक कैंडल के अंदर हमें वहाँ पे दिखता है। मतलब इमोशन बोले या साइकोलॉजी बोले, ऑलमोस्ट सेम है जब हम स्टॉक मार्केट में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के कंटेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तब। तो यहाँ पे वो हमेशा बोलते हैं कि फंडामेंटल जो है वो ही, मतलब वो और प्लस टेक्निकल भी है, वो भी आपको देखना है। मतलब यहाँ पे उन्होंने एज ए टेक्निकल, मतलब आपको ऐसा नहीं बोला है कि चार्ट्स वगैरह देखो, बट इन्वेस्टर्स की जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे हमें देखनी ज़रूरी है जब हम किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तब, और प्लस हमें फंडामेंटल्स तो देखने ही देखने हैं। ये 3 चीज़। फिर अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर इमोशन वाला पार्ट जो था उसके लिए एक
यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जेलसी का मतलब लेट से अगर मैं अगर स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमा रहा हूँ और आप अगर लेट से नहीं कमा रहे हो तो आपको लगेगा कि नहीं अरे ये तो देखो ये बंदा तो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। या तो आप भी खुद अपने जो नेबर्स है, आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, उससे भी बात करिए तो वो भी बोलेंगे कि नहीं नहीं हमें तो पैसा कमा रहा है। तो आपको पर्सनली ऐसा लगेगा कि नहीं यार सिर्फ वो सब लोग पैसा कमा रहे हैं बट मैं नहीं कमा पा रहा हूँ ऐसे बुल मार्केट में भी। तो ऐसे केस में हम क्या करें? तो ऐसे केस में जनरली यहाँ पे जो एक नॉर्मल एक एवरेज इन्वेस्टर जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको इतना पता नहीं है साइकोलॉजी वगैरह का, वो क्या करता है कि वो फिर एक ट्रेंड में चला जाता है। मतलब लेट्स से कि वो किसी टीवी पे अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं नहीं ये स्टॉक जो है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, या तो किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि ये स्टॉक यहाँ से वहाँ हो जाएगा, इतना प्राइस है, ये टारगेट है, अगर ये सारी चीज़ें अगर वो देखने लगेगा और फिर उसी टीप के बेस पे अगर वो इन्वेस्ट करता है तो वो फिर उसको मतलब क्या आएगा कि अभी उसको जल्दी ज़्यादा ज़्यादा पैसा बनाना है, जल्दी बनाना है। तो उसी चक्कर में मतलब अगर इसका एक बेस देखो तो बेस जो है ना वो है जेलसी वाला जो इमोशन है उसके अंदर वो है। तो यहाँ पे उन्होंने हार्वर्ड मार्क्स ने हमें आइजैक न्यूटन जो थे साइंटिस्ट थे उनका यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया था। मतलब एक टाइम ऐसा था कि आइजैक न्यूटन ने अच्छा खासा पैसा स्टॉक मार्केट से कमा लिया था, बट जब उन्होंने देखा कि आसपास में भी देखा कि नहीं मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो पैसा उन्होंने कमाया था वो भी वापस उन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। उनको लगा कि नहीं अभी तो ये और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और उसी चक्कर में उन्होंने अपना जो जितना भी कैपिटल उन्होंने बनाया था वो सारा उन्होंने जब वो बुल मार्केट जब खत्म हुआ वो सारा का सारा उन्होंने लॉस कर दिया। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है कि जो आइजैक न्यूटन जितना इंटेलिजेंट बंदा जो साइंटिस्ट था कुछ जिसने ग्रेविटी वगैरह का डिस्कवरी किया था, वो बंदा भी अगर मतलब स्टॉक मार्केट के चंगुल में आ जाता है जेलसी के चक्कर में, तो आप देखो कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर, एक एवरेज इन्वेस्टर जिसको इतना आइडिया नहीं रहता है उसका क्या होता होगा। तो ये एक चीज़ यहाँ पे हमें हार्वर्ड मार्क्स ने दिखाई है। फिर प्लस उन्होंने एक और भी एग्जांपल दिया था कि निफ्टी 50, मतलब ये अभी का बात नहीं है, निफ्टी 50 जो इंडिया में है उसका बात नहीं है, ये है निफ्टी 50 एक यूएसए में एक काइंड ऑफ इंडेक्स, या तो जिसको हम बोल सकते हैं एक 50 कंपनीज का एक इंडेक्स जैसा था, बास्केट जैसा था, जो उस टाइम पे यूएस के स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता था। और उस टाइम पे मतलब बहुत सारे लोग ऐसे कहते थे कि ये जो स्टॉक्स है मतलब ये बाय एट एनी प्राइस वाले स्टॉक है, मतलब इसको कुछ नहीं होगा, मतलब इसमें ऐसी ऐसी कंपनीज थी उस टाइम की टेक्नोलॉजीज के हिसाब से, वो जो कंपनीज थी उसका मोट वगैरह बहुत ही अच्छा था, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स को लगता था। फॉर एग्जांपल जेरोक्स करके कंपनी थी, फिर कोडाक करके कंपनी थी जो कैमरा बनाती थी। ये सारी कंपनीज उस टाइम पे ये जो निफ्टी 50 का इंडेक्स वहाँ पे उन्होंने बनाया था उसमें वो ट्रेड होता था, और इन्वेस्टर्स को लगता था कि ये बाय एट एनी प्राइस है, मतलब नो प्राइस इज टू हाई, ऐसा कंसेप्ट इस स्टॉक्स के लिए रहता था। और अल्टीमेटली हुआ ये कि जब टेक्नोलॉजी में डिस्ट्रप्शंस आए और बहुत सारी अदर जो फैक्टर्स थे वो भी चेंज हुए, और उसी चक्कर में ये जो इंडेक्स था या तो इस इंडेक्स के अंदर जितने भी स्टॉक्स थे उन सारों ने अपनी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर ली है। तो यहाँ पे वो हमें यही कहना चाहते हैं कि जब भी हम वैल्यूएशन को सॉरी जब भी हम वैल्यूएशन को इतना हम वो वैल्यू नहीं करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे हमारा जो रिटर्न्स है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। और ये सेम चीज़ अगर हमें देखनी है अभी के लिए, तो वहाँ पे जैसे अभी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हैं इंडिया में भी, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो क्लोज टू 100 पे 100 पी या तो 150 पी के आसपास भी ट्रेड करता है, 150 क्लोज टू 200 पी के आसपास भी वो कुछ स्टॉक्स है जो ट्रेड कर रहे हैं मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के अंदर। तो या ये हाइप जो है वो जस्टिफाइड है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से अगर देखें तो ये जस्टिफाइड नहीं है, बट फिर भी अभी जैसे मार्केट का मोमेंटम चल रहा है तभी तक सब कुछ सही चल रहा है। फिर अगर हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 13, कि हमें मार्केट साइकिल्स के साथ अगर हमें डील करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ जो इन्होंने बुक के अंदर एक लाइन लिखा था वो सेम चीज़ यहाँ पे मैंने कोट्स के अंदर डाला हुआ है कि ये चीज़ नहीं है कि आप कौन सा स्टॉक बाय करते हो, नहीं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसके लिए कितना पे करते हो, मतलब आप कितना उसको वैल्यूएशन देते हो, उसके ऊपर आपका जो रिटर्न है वो डिटरमाइन होगा। ये लाइन जो है ना वो आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़नी चाहिए। आप चाहे तो वीडियो स्टॉप कर ले, आराम से पढ़िए, पहले 2-3 बार आपको मन में पढ़ना चाहिए, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी आप किसी भी बुल मार्केट में हो या बेयर मार्केट में हो या साइडवेज मार्केट में हो, तो आपको जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म है ना उसको पहले तो समझना है। अभी अंडरलाइंग मैकेनिज्म के बारे में हमने पार्ट 1 के अंदर डिटेल में डिस्कस किया है, तो आई रिक्वेस्ट अगेन कि आप वही पार्ट 1 को रेफर करें।
फिर आपको आसपास भी देखना है, मतलब आपके जो नेबर्स है या तो आपके कोई फ्रेंड्स है, आपके कोई कलीग्स है, उसके साथ आप डिस्कस करिए। मतलब आप ऐसा आप अनजाने बन के आप ट्राई करिए इनके साथ कि नहीं नहीं मुझे तो कुछ स्टॉक मार्केट में आता नहीं, आप क्या करते हो। तो आपको पहले तो वो खुद सब कुछ बताएंगे, आपको टिप्स भी देंगे, आपको F&O के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। तो उसी टाइम के आपको जानना है, एक पल्स लेना है मार्केट का कि भाई मार्केट में कैसे कैसे लोग हैं। और अभी जब मार्केट जब बुल अभी फॉर एग्जांपल अभी बुल मार्केट चल रहा है, तो मैंने देखा है कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, वो लोग भी आज ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि भाई मैंने तो इतना पैसे कमा लिया, मैंने तो इतना रिटर्न कमा लिया। और तो ये सारी चीज़ें देखना है। और प्लस वहाँ पे देखेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे कि अरे कोई स्टॉक लेने जैसा है क्या, कुछ है अभी तो कि जिसमें अभी क्विकली हमें 10% 20% मिल जाए। ऐसी अगर आपको लोग अगर मिलते हैं तो आपको समझ लेना है कि बुल मार्केट का एक थोड़ा सा हम पीक के नज़दीक हम पहुंच रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखें कि हार्वर्ड मार्क्स ने 2008 का जो मेल्टडाउन मतलब क्राइसिस हुआ था, फाइनेंशियल मेल्टडाउन, उस टाइम पे उन्होंने कैसे बिहेव किया था। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बुल मार्केट चलता रहेगा, हर 10-12 सालों में एक साइकिल ऐसी भी आती है। जैसे हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा कि मार्केट जो इंडेक्स था वो क्लोज टू 40% गिर गया था, स्टॉक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स जो थे वो ज़्यादा गिर गए थे। सेम चीज़ 2008 के टाइम पे जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे भी हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो होती है उस टाइम पे, मतलब ऐसी साइकिल्स का जो पॉइंट्स आता है तो उस टाइम पे आप कैसे बिहेव करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे हार्वर्ड मार्क्स ने अपना खुद का केस दिया है कि भाई मैंने 2008 में क्या किया था। तो उस टाइम पे मतलब स्टॉक मार्केट जो था वो बहुत ही ज़्यादा गिर चुका था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट, बाकी के जो मार्केट्स थे वो भी कंटिन्यूसली फॉल हो रहे थे। तो उस टाइम पे मतलब इतना पेसिमिज्म था कि कोई भी बंदा स्टॉक मार्केट जैसे थोड़े से रिस्की एसेट में भी कुछ भी पैसा डालना नहीं चाहता था। तो ऐसे टाइम पे हार्वर्ड मार्क्स ने क्या किया कि पहले तो उन्होंने अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर जब मुझे अभी इस टाइम पे जबकि मुझे प्राइजेस बहुत ही अच्छे मिल रहे अच्छी कंपनीज के, अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर हमारा एज एन इन्वेस्टर, मतलब हम जैसे फॉर एग्जांपल हार्वर्ड मार्क्स जो थे वो फंड चलाते थे और अभी भी चला रहे, तो अगर वो फंड क्लाइंट का जो पैसा आया है, अगर हमने इस टाइम पे अगर हमने इन्वेस्ट नहीं किया तो हमने हमारा जो जॉब है वो हमने प्रॉपरली नहीं किया है, ऐसा माना जाएगा। और उसी टाइम पे हार्वर्ड मार्क्स ने ये जो 2008 से लेकर 2010 तक का जो पीरियड था, उस टाइम पे उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट के अंदर, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो जंक यील्ड बॉन्ड करके जो आता है उसमें भी वो उन्होंने पैसा लगाया था। तो उस टाइम पे उन्होंने अग्रेसिवली इन्वेस्ट किया मतलब वेरियस एसेट क्लासेस में। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखना है। और फाइनली उन्होंने चैप्टर में ये भी बोला है कि आप कुछ भी कर लो, साइकिल जो है वो आपके साथ होने ही वाली है। मतलब लेट से अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपके साथ वो साइकिल्स होने ही वाली है। तो आपको क्या करना है कि आप जो करोगे, आपके जो एक्शंस होंगे उस साइकिल के सामने, वही आपका की बनेंगे, वही आपका रिटर्न जो है वो डिटरमाइन करेंगे। तो ये था चैप्टर नंबर 13 का क्रक्स। अगर हम चैप्टर 14 के बारे में बात करें तो यहाँ पे साइकिल पोजीशनिंग करके उन्होंने बोला है। तो यहाँ पे मेनली उन्होंने 6 अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बोला है। पहले 2 फैक्टर्स है साइकिल पोजीशनिंग एंड एसेट सिलेक्शन। मतलब जब भी किसी इन्वेस्टर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसको हमेशा ये जानना एक इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है कि वो कौन सी साइकिल में है और कौन सी साइकिल के कौन से पॉइंट पे है। मतलब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाओगे, बट आपको एक अंदाज़ा लगाना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि एसेट सिलेक्शन, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम जो है वो स्टॉक मार्केट में ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कभी ऐसा मिलेगा कि गोल्ड में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जब मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई है, बट गोल्ड जो है वो बहुत ही लो पे ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ भी आपको देखना है। तो मतलब एसेट सिलेक्शन और साइकिल पोजीशनिंग, ये 2 फैक्टर्स आपको देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 फैक्टर्स जो थे वो है अग्रेसिवनेस वर्सेस डिफेंसिवनेस। मतलब अग्रेसिवनेस, लेट्स से अभी जैसे हमने लास्ट चैप्टर में बात किया कि 2008 का जो क्राइसिस था उस टाइम पे हार्वर्ड मार्क्स ने मतलब ऐसा अग्रेसिवनेस स्टांस लिया और वहाँ पे उन्होंने जितना भी उनके पास फंड था उसको एक स्टेगर वे में, मतलब 2 साल के स्टेगर वे में उन्होंने अपना जो मेजोरिटी फंड था वो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया था। तो ये एक काइंड ऑफ एग्रेसिवनेस था। और डिफेंसिवनेस क्या होता है कि जब लेट से अगर स्टॉक मार्केट की जो जितने भी अगर वैल्यूएशन है, जितने भी कंपनीज है उसके वैल्यूएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, अपने जो 5 ईयर 10 ईयर मीडियंस है कुछ 50-60% या 100% कितना भी हो सकता है, अगर उससे अबो अगर वो ट्रेड कर रहे हैं
तो उस टाइम पे आपको थोड़ा डिफेंसिव खेलना है, मतलब उस टाइम पे आपको अग्रेसिव नहीं होना है स्टॉक्स को बाय करने के लिए। फिर नेक्स्ट 2 फैक्टर्स है जो बहुत ही क्रिटिकल है अकॉर्डिंग टू मी, वो है स्किल एंड लक, और उसमें भी लक जो है वो बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। मतलब स्किल जो है, या मतलब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ यहाँ बुक के अंदर भी बोला है कि डू नॉट कन्फ्यूज बुल मार्केट विथ ब्रेन्स। बहुत ही डीप सेंटेंस है कि जहाँ पे जब बुल मार्केट चलता है ना, तो हर बंदे को लगता है कि वही वॉरेन बफेट है। ये चीज़ बहुत ही फैक्ट है। मतलब यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि जिसको इतना कंपनीज को वो एनालाइज भी नहीं कर सकते, वो भी खुद आज स्टॉक पिक कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ है। और दूसरा है लक, मतलब अगर आप सही टाइम पे सही एसेट क्लास को सही वैल्यूएशन पे बाय कर लिया, तो वो एक काइंड ऑफ लक हो जाता है। मतलब भले ही आपके पास नॉलेज नहीं है, बट आपने उस राइट टाइम पे राइट एलोकेशन दे दिया किसी स्टॉक को, तो आपके पास अच्छा खासा आप जो है कैपिटल बना सकते हो। तो ये 6 चीज़ें यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर उन्होंने डिस्कस किया था। फिर अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 15 की लिमिट्स ऑन कॉपिंग, मतलब साइकिल के साथ हम डील कर सकते हैं यस, बट उसकी भी कुछ लिमिट्स है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हमारे कंट्रोल में है। अगेन एक सेंटेंस जो बुक के अंदर लिखा है वही सेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं, उसको आराम से पढ़िए 2-3 बार, क्योंकि ये पहली बार में आपको शायद समझ में ना आए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलना चाहूँ, तो उन्होंने यही बोला है कि अगर आप टाइम से आगे चले जाते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वो सेम चीज़ होगी कि आप मतलब एक गलत भी साबित हो सकते हो। ये आराम से पढ़ना, उसके बाद हम वापस से इसको हम रिविजिट भी कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको कुछ और डिटेल में जानना है तो हम इसको आप मतलब कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो। फिर फाइनली एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पोजिशनिंग फॉर साइकिल इज़ नॉट ईजी एंड हाउ टू अप्रोच इट। तो इसको हमें अप्रोच कैसे करना है, मतलब यहाँ पे हार्वर्ड मार्क्स खुद, मतलब जो ऐसे लेजेंडरी इन्वेस्टर है, वो खुद ऐसा हमें बता रहे हैं कि पोजिशनिंग करने के लिए साइकिल्स के अंदर इतना ईजी नहीं है, तो हमें अप्रोच कैसे करना है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें मेथड्स दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दी मेथड्स इज साइंस, मतलब कि वो ऐसा बोलते हैं कि आपके आजू बाजू में जो लोग हैं वहाँ पे आपको देखना है कि उनकी साइकोलॉजी कैसी है। जिसको कुछ भी स्टॉक मार्केट का पता नहीं है, वो लोग भी जब डीमेट अकाउंट खोला के वहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं। या तो फिर कोई सब्जी वाला है, क्या वो भी अभी स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा है। कोई उबर वाला है, क्या वो भी अभी मतलब कार चलाते चलाते क्या वो भी कुछ ट्रेड वगैरह कर रहा है। ये सारी साइंस है, मतलब कि यहाँ पे आपको वो समझना है। दूसरा उन्होंने बोला है कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि कोई बंदा अगर आपको बता रहा है कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में या तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, तब आपको समझ जाना चाहिए कि ये काइंड ऑफ एक साइकिल का जो पीक है या तो बबल है, वहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। फिर नेक्स्ट अगर वो बोले, मतलब नेक्स्ट अगर चैप्टर अगर हम देखें द साइकिल इन सक्सेस, मतलब जैसे बुल मार्केट, जैसे हमने पहले भी बताया कि बुल मार्केट में एवरीबडी इज़ लाइक अ वॉरेन बफेट। तो यहाँ पे जैसे एक कंपनीज की भी साइकिल होती है। अभी ये जो इमेज आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो एक्चुअली कैपिटल रिटर्न्स करके एक बुक है, उसमें से मैंने यहाँ पे वो लिया है। तो वो एक्चुअली में यहाँ पे जो हार्वर्ड मार्क्स डिस्कस करना चाहते हैं उसके साथ बहुत ही रिलेवेंट है। सॉरी। तो यहाँ पे अगर जब हम देखते हैं तो कि न्यू एंट्रेंस, मतलब जब भी, मतलब ये काइंड ऑफ कैपिटल साइकिल है कि बहुत सारे लोग पहले तो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो वो उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि जब जैसे जैसे मतलब कंपटीशन आती है, मतलब बहुत सारे लोग अगर सेम बिजनेस में आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि उनका जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, ROCE है, ROE है, वो कम होता जाएगा। तो उसका जो स्टॉक का जो प्राइस है वो भी कम होगा उसकी वजह से। तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे तो लगेगा कि नहीं भैया तो बहुत सारी कंपटीशन है, इसको छोड़ दो। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर जो है वो काइंड ऑफ पेसिमिस्टिक हो चुके हैं इस कंपनी को लेके या तो इस इंडस्ट्री को लेके। तो फिर क्या करता है, उस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो उस स्पेसिफिक मार्केट से एग्जिट ले लेती है, और इन्वेस्टर जो है वो भी पॉसिबली एग्जिट ले लेते हैं उस टाइम पे, और उसके बाद ही स्टार्ट होता है। मतलब अभी क्या हुआ कि पहले लेट से कि 10 प्लेयर थे उसी सेम सेगमेंट के अंदर, अभी वहाँ पे मतलब सबको ऐसा लगा कि कंपटीशन बहुत है, तो 10 में से लेट से कि 5 ने अगर छोड़ दिया तो अभी सिर्फ 5 बचे हैं। तो वही भी पूरा मार्केट जो है वो बाकी के जो 5 प्लेयर जो अभी भी डटे रहे हैं उसके पास चला जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि उनका जो रिटर्न रेशियोज है वो इम्प्रूव होते जाएंगे। तो वापस से उनका जो शेयर प्राइस है वो बढ़ने लगेगा, वापस से किसी और को लगेगा कि नहीं नहीं अभी तो ये सब अच्छा है, मतलब ये लोग इतना पैसा अगर कमा रहे हैं तो हमें भी उस बिजनेस में घुसना है। सेम साइकिल आप एशियन पेंट्स के
केस में भी आप अभी समझ सकते हो। अभी कैसे, वो आई थिंक मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ यहाँ पे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने जो एक चीज़ यहाँ पे बोला है कि जब भी हम इन्वेस्टिंग कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, कि एक जो होते हैं ना कि उनको कुछ नहीं पता है और उन्होंने पैसा खो दिया, और दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि जो उसको सब पता है और फिर भी पैसा खो दिया। मतलब यहाँ पे एक काइंड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में बात किया है। मतलब इसीलिए चैप्टर का नाम भी है द साइकिल इन सक्सेस। मतलब जब सक्सेस आती है ना कोई बंदे के पास, तो उसको लगता है कि नहीं वो सब कुछ जानता है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तब भी किसी लेट से अगर वो किसी एसेट प्राइस को अगर देखता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं आई नो एवरीथिंग, और मैंने पास्ट में भी मैंने पैसे कमाए हैं तो मैं फ्यूचर में भी पैसे कमाऊंगा, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है ये वैल्यूएशन पे सही है और हमें इसको बाय कर लेना चाहिए। तो यही होता है, मतलब जो बंदा कुछ नहीं जानता और जो बंदा सब कुछ जानता है वो पैसा खोता है, ऐसा यहाँ पे हार्वर्ड मार्क्स का इस चैप्टर के अंदर थोड़ा हमें कहना है। और फाइनली एक सेंटेंस यहाँ पे उन्होंने यही बोला है कि जब भी किसी स्टॉक के अंदर या तो किसी एसेट क्लास के अंदर अनपॉपुलैरिटी है, मतलब लेट्स से कि आज से मतलब कोविड से पहले स्टॉक मार्केट इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब था जो इन्वेस्टिंग करते थे वो तो करते ही थे, बट 2020 के बाद एक सडनली बूम आया है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो अभी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है तो हमें वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से मिल रहा है। बट अगर लेट से अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका अभी मार्केट के 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स या तो जो HNIs रहते हैं उनका इतना इंटरेस्ट उस टाइम पे नहीं रहता है। तो उसी टाइम पे अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर है तो वो अगर बाय करता है राइट, तो यहाँ पे उस स्टॉक का जो पॉपुलैरिटी नहीं होगा, उस स्टॉक के बारे में कोई भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई रिसर्च रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे टाइम पे लेट से अगर आप बाय करते हो कि जब स्टॉक अनपॉपुलर है, तभी आपको वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है अगर वो स्क्रिप्ट जो है, अगर वो स्टॉक जो है वो अच्छा करता है। तो इसीलिए हमें हार्वर्ड मार्क्स भी यही चीज़ कहते हैं कि अनपॉपुलैरिटी जो है वही बायर्स का फ्रेंड है। फिर नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें द फ्यूचर ऑफ साइकिल्स, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि इट इज़ डिफरेंट दिस टाइम। मतलब अभी भी मतलब जब हम देख रहे हैं बुल मार्केट चल रहा है तो आपको देखेगा कि बहुत सारे लोग इंडिया पे बुलिश है, बुलिश मैं भी हूँ ऐसा नहीं है, बट द थिंग इज वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द वैल्यूएशन दैट वी आर पेइंग फॉर आवर एसेट क्लासेस। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जब भी अगर लोग ऐसा बोले ना कि नहीं नहीं अब तो टाइम आ गया है, तो ऐसा तो बहुत बार पास्ट में भी बहुत बार ऐसे लोग बोल चुके हैं। तो मतलब हम क्या बोले, अभी लेट्स से यूएस भी जो है वो अच्छा खासा कर रहा है और वहाँ पे अगर ऑटोमेशन और वो रोबोट्स वगैरह का जो डिस्कशन चल रहा है, अगर वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाता है पूरी दुनिया में, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी जो मैन पावर है इंडिया में उसका क्या हम करेंगे। ये एक चीज़ है। तो जब भी हम किसी भी एसेट क्लास में या तो हम किसी भी लोग से किसी भी बंदे से अगर हम बात करते हैं और अगर वो हमें बताता है कि इट इज़ डिफरेंट दिस टाइम, तो हमें समझ जाना है तुरंत ही। फिर नेक्स्ट है कि ये चीज़ उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टर जो है, पीपल जो है, वो हमेशा इमोशनल रहेंगे अपने एसेट क्लासेस को लेके। मतलब जो भी स्टॉक उन्होंने बाय किया है तो उसके लिए उनका फियर एंड ग्रीड वाला जो साइकिल है वो हमेशा चलता रहेगा। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है द फ्यूचर ऑफ साइकिल, मतलब फ्यूचर में साइकिल्स कैसे परफॉर्म करेगी, तो यहाँ पे वही हमें समझाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है कि साइकिल्स विल नेवर स्टॉप अकरिंग, मतलब साइकिल जो है वो होने वाली है। बुल मार्केट होने वाला है, बेयर मार्केट होने वाला है, बेयर मार्केट के बाद बुल होगा, बुल मार्केट के बाद बेयर मार्केट होगा, बीच में साइडवेज मार्केट भी होगा। तो ये सारी चीज़ें होने ही वाली है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी बुल मार्केट चल रहा है तो कभी बेयर मार्केट आएगा ही नहीं, और अगर बेयर मार्केट चल रहा है तो बुल मार्केट कभी आएगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर ये एक बुक जो मैंने पर्सनली अभी पढ़ी थी, आई थिंक 1 साल हो गया इसको, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में अगर जानना है तो बहुत ही अच्छी बुक है, ये मैंने पढ़ी हुई है। आप चाहे तो इसको बाय कर सकते हो। अगेन मेरा कोई यहाँ पे किसी भी तरह का ऑथर के साथ या किसी भी के साथ अभी कोई टाई अप नहीं है। फिर फाइनल चैप्टर जो है द एसेंस ऑफ साइकिल्स एंड कंक्लूजन, तो यहाँ पे फाइनली एक ही लाइन आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन की है कि probably the only indicator I would follow is valuation। अगर आपको किसी भी मतलब लेट्स से आपको कोई भी साइकिल में अगर आपको देखना है, एफएमसीजी की हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो, कैपिटल गुड्स की हो, कोई भी साइकिल्स हो, तो आपको देखना है कि आप वैल्यूएशन क्या पे कर रहे हो। मतलब वही एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे पर्सनली लगता है जो इंडिकेटर है। अगर आपको देखना है कि कौन सी साइकिल में वो सेक्टर या तो वो कंपनी है, लेट्स से अगर कोई कंपनी जो एफएमसीजी सेगमेंट में है, तो अगर उसका अभी अगर लेट्स से हम जब उसका वैल्यूएशन वगैरह देखते हैं तो बहुत हाई है। मतलब अगर लेट्स से 5 ईयर या तो 10 ईयर मीडियन के अगर लेट्स से वो 50% अबोव अभी अगर वो ट्रेड कर रहा है किसी भी इंडिकेटर पे,
तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है। तो आपको मतलब अगर आपको देखना है कि साइकिल के बॉटम में या तो साइकिल के टॉप पे अगर कैसे हम जज करें, तो वैल्यूएशन जो है वही आपका सिंगल मोस्ट फ्रेंड रहने वाला है। तो ये एक चीज़ याद रखना है। तो साइकिल के बारे में अगर हम देखना चाहें तो ये वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना है। सो दैट वाज ऑल फॉर दैट पर्टिकुलर बुक। और ये नेक्स्ट बुक के आइडिया से, मतलब इसमें से आप कौन सी बुक का वीडियो चाहते हो डिटेल में, उस हिसाब से हम आगे के वीडियोस जो है वो प्लान करेंगे। तो उसी के लिए ये 4 बुक का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप जो भी मतलब सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें जिस भी बुक के बारे में आएंगे, जिस भी बुक नाम के बारे में आएंगे, उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। तो आई होप कि वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगा है। और इन केस अगर आपको कुछ भी लेट से कोई भी डाउट्स है इस बुक में, हमने जितने भी चैप्टर्स वगैरह डिस्कस किए, कोई भी कंसेप्ट डिस्कस किए, तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिए और हम ट्राई करेंगे उसको आंसर करने का। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स है, फैमिली से, कलीग्स है, उनके साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।